ये आया नहीं? आके क्या क्या? चलो। नोट करें। पहले तो थ्योरी क्लास है आज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहले भी पढ़ चुके हो ये क्लास 12th में, यानी ये चैप्टर जो है ना वो रिपीट क्लास 12th में भी आपने पढ़ा होगा, एंड फिर से यहाँ पे आपको बीकॉम पार्ट में भी पढ़ना है, पार्ट 1 में भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, एंड वी विल स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ, क्योंकि हमको एग्जाम को ध्यान रखते हुए भी पढ़ना है, वी हैव वेरी लेस टाइम। तो सब्सक्रिप्शन हो या फिर छोटा छोटा जो भी टर्म्स हो उसका ट्रीटमेंट को डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सीधा लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा? ट्रायल बैलेंस का। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन तुम में से जो भी चाहते हो सीखना वो हम एडिशनली सेंड कर देंगे, क्योंकि तुम्हारे पास अनलिमिटेड टाइम होगा, ठीक है ना। तो अगर तुम घर पे चाहते हो, जैसे मान लो सब्सक्रिप्शन डिस्कस करते हैं, सब्सक्रिप्शन के बारे में तुमको डिटेल से क्वेश्चंस बनाने हैं, तो वो आपको उसका लेक्चर हम आपके ग्रुप में डाल देंगे एनपीओ का, ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट, ताकि हम लोग जो पार्ट 1 का जो क्वेश्चन फोकस करें ना, वो लॉन्ग क्वेश्चन में फोकस कर सके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। समझ में आ रहा है? तो इससे ये फायदा होगा कि छोटा छोटा क्वेश्चन भी तुम लोग घर पे रिवीजन कर लेना, उन लेक्चर्स को देख के कर लेना, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो हम लोग यहाँ पे कर देंगे, जो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे आपका टॉपिक कम टाइम में हम लोग कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं किसको? वैसा संस्था जिसका फॉर्मेशन प्रॉफिट कमाने के मकसद से नहीं होता है। बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन लोग इसलिए फॉर्म करते हैं कि उनको लगता है कि एजुकेशन का प्रमोशन होना चाहिए, उनको लगता है कि रिलीजियस एक्टिविटीज का प्रमोशन, कोई चैरिटेबल वर्क होना चाहिए, कोई हॉस्पिटल्स वगैरह चैरिटेबल हॉस्पिटल्स खोला जाना चाहिए। सो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए जो संस्थाएं फॉर्म की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही सजेशन हो रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट कमाने के लिए फॉर्म नहीं। इज दैट क्लियर? सो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फीचर्स हैं, और वो फीचर्स हम लोग देखेंगे। क्या है फीचर्स? फीचर्स नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू रेंडर सर्विसेज टू द मेंबर और अ ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पे दो बातें होंगी। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स ऑब्लिक बेनिफिशियरीज। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं ना, दो पर्पज के लिए फॉर्म करते हैं। एक पर्पज तो होता है कि जो भी मेंबर्स है ना उनको फैसिलिटी चाहिए होता है, उसके लिए भी फॉर्म करते हैं। और एक पर्पज होता है, वो फॉर्म होता है दूसरे के फायदे के लिए, द बेनिफिट ऑफ द अदर्स। मकसद क्या है? सर्विस मोटिव। द पॉइंट इज क्या? सर्विस मोटिव के लिए फॉर्म करा जाता है। सोसाइटी को सर्व करना मकसद हो सकता है ना। कम्युनिटीज को सर्व करना मकसद हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल को सर्व करना मकसद हो सकता है, मेंबर्स को सर्व करना मकसद हो सकता है, प्रॉफिट कमाना मकसद। नंबर 2, दे आर नॉट रन फॉर प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं चलाए जा रहे हो। नंबर 3, दे डू नॉट नॉर्मली एंगेज इन एनी ट्रेडिंग एक्टिविटी। आमतौर से ये बिजनेस नहीं करते,
कुछ खरीदते बेचते नहीं, आमतौर से बोलना चाहिए, नॉर्मली बोला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमेशा नहीं, नॉर्मली डज नॉट मीन ऑलवेज। यानी आप कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी गैर मुनाफा संस्थाएं देखोगे तो बिजनेस भी शायद करता हो, पॉसिबल है, बट नॉर्मली दे डू नॉट इंगेज इन बिजनेस, इन ट्रेडिंग एक्टिविटी, बाइंग सेलिंग में एंगेज नहीं होता। चौथा, ऐसे ट्रांजेक्शन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादातर ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन काफी कम होता है। डेली ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक ज्यादा ट्रांजेक्शन कैश बुक का है, तो डेली बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन मेंटेन होगा कहाँ मेंटेन होगा, कैश बुक में। They prepare a summary of cash book at the end and is called receipt and payment account। देखो कैश बुक तो साल भर में प्रिपेयर होगा ना, ईयर एंड में कैश बुक का समराइज्ड स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं होती, दे डू नॉट नॉर्मली प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस की जगह ये लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का कोई कैपिटल नहीं होता है, बल्कि मेंबर्स जो है एक अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल फंड के नाम से जानते हैं। ये तो हो गया फीचर, इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। अगर आप एक किसी स्कूल, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी या किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटेंट बन गए, तो कुछ काम आपको डेली करना हो, तो वो डेली काम करने वाला कौन कौन सा हो? यू हैव टू मेंटेन दीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इफ यू आर एन अकाउंटेंट ऑफ ए एनपीओ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अगर आप एक एनपीओ ऑफ एन एनपीओ, एक एनपीओ के अगर आप मेंबर हो, एक अकाउंटेंट हो, तो आपको डेली बेसिस पे ये रजिस्टर्स मेंटेन करने होंगे। क्या क्या है? कैश ट्रांजैक्शन के लिए कैश बुक, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए मेमोरेंडम या वेस्ट बुक, फिक्स्ड एसेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए स्टॉक रजिस्टर, और एम्प्लॉइज के डिटेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए सैलरीज और वेजेस रजिस्टर्स। मेंबर्स जो ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं, जो लोग मिल करके, उन मेंबर्स के डिटेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए मेंबर्स रजिस्टर्स। और इसके अलावा कोई और अगर रजिस्टर मेंटेन करने का कोई जरूरत रहता है फील्ड, तो वो रजिस्टर मेंटेन करोगे। ये पूरे साल भर का काम। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम चला रहे हैं, सो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हमको उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या करना होता है, की स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना होता है, ये जानने के लिए कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा पिछले एक साल में और पोजीशन कैसा रहा। तो जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिपेयर करा जाता है, इन द सेम मैनर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया जाता है। इज दैट क्लियर? सो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर है, तो उसको कौन कौन सा स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होगा? व्हाट आर द की स्टेटमेंट्स दैट आर प्रिपेयर्ड बाय एन एनपीओ? सबसे पहला रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट। तो हम लोगों को क्या क्या सीखना है? हम लोगों को सीखना है रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए, हम लोगों को सीखना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए, और हम लोगों को सीखना है बैलेंस शीट बनाने के लिए। ठीक है। और फिर कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हो गए जिसमें आपको इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाना हो सकता है, रिसीट पेमेंट भी बनाना हो सकता है, बैलेंस शीट भी बनाना हो सकता है, यानी ऑल थ्री स्टेटमेंट्स। मैक्सिमम अगर कोई क्वेश्चन लॉन्ग करेगा आपका, तो वो तीनों स्टेटमेंट आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग इन तीन स्टेटमेंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिसीट और पेमेंट अकाउंट के बारे में, और जो बीच बीच में शॉर्ट शॉर्ट टर्म्स जो आएगा ना, उन शॉर्ट टर्म्स को भी हम लोग डिफाइन कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस विच अकाउंट? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले हम लोग कौन सा अकाउंट डिस्कस करेंगे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। व्हाट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? रिसीट और पेमेंट अकाउंट, सबसे पहला पॉइंट ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। कब प्रिपेयर होगा? क्या है? एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर जब एंड कर रहा है, उस एंड डेट पे आपको वो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होगा। क्या शो करेंगे इसमें? क्या रिकॉर्ड करेंगे? यू विल रिकॉर्ड समरी ऑफ ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स। जितना भी पैसा आया है, चाहे वो कैश में या चेक से, या जो भी पेमेंट तुमने करा है कैश में या चेक से, वो आपको रिकॉर्ड करना है। यहाँ कहाँ रिकॉर्ड करना है? रिसीट और पेमेंट अकाउंट। तो कहोगे कि सर ये तो कैश बुक ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो फिर यहाँ पे क्या करें? वही रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन जो कैश बुक में है ना, उसी को शॉर्ट में लिखना है।
समराइज कर रहे हैं। व्हाट डज दैट मीन? अगर कैश बुक में एक सिंगल ट्रांजैक्शन, सपोज करो रेंट 10-12 बार आया, तो आप रिसीट और पेमेंट में रेंट को एक बार लिखोगे और उस सारे अमाउंट को जोड़ के समराइज हो गया। तो कैश बुक पे आधारित ये स्टेटमेंट है, बस साल के एंड में बनाया जाता है कैश के इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो को जानने के लिए, कैश कितना आया कितना गया। ठीक है, कैश पोजीशन इनको यहां से पता चला। अब देखो, जब ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे तो डेबिट साइड सारे रिसीट्स को रिकॉर्ड करोगे और क्रेडिट साइड सारे पेमेंट्स को रिकॉर्ड। ऑल द रिसीट्स आर डेबिटेड, ऑल द पेमेंट्स आर क्रेडिटेड। इज दैट क्लियर? फिर हम जान लें कि इस रिसीट और पेमेंट अकाउंट में हमको नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी आपको ये देखने का जरूरत भी नहीं है कि ये रेवेन्यू नेचर का रिसीट है या कैपिटल नेचर का रिसीट है, या रेवेन्यू पेमेंट है कैपिटल पेमेंट है। यानी कि आप दोनों नेचर के पेमेंट्स को आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो, दोनों नेचर के आप रिसीट्स को रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी कैपिटल भी और रेवेन्यू भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास वसीयत के किसी इंडिविजुअल ने मरते वक्त तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़ा अमाउंट वसीयत के तौर पे दे दिया, इसको बोलते हैं लेजेसी। कोई लेजेसी का अमाउंट मिला हो, कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन। कैसा ट्रांजैक्शन है? पैसा आया ना, हाँ, अमाउंट रिसीव हुआ अगर कैश के फॉर्म में, कहा जाएगा रिसीट और डोनेशन मिला, और भी ह्यूज अमाउंट डोनेशन मिला, तो अगेन ये भी कैपिटल रिसीट है, पैसा आया ना। पैसा आ रहा है, बस ये देख कहां से आ रहा है सोचने नहीं, पेमेंट कर रहे हो पैसा जा रहा है, रिकॉर्ड हो जाए कहाँ जा रहा है, डेली का खर्चा है, रेयरली कभी कभी होने वाला खर्चा है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ पे आपको नेचर ध्यान में नहीं रखना है, स्टेटस ऑफ द कैश ध्यान में, क्या ध्यान रखना है? कैश का स्टेटस, कैश आ रहा है क्या, कैश जा रहा है क्या। मतलब जिस ड्यूरेशन का हम रिसीट पेमेंट बना रहे हैं, जिस ड्यूरेशन का रिसीट पेमेंट बना रहे हैं, क्या करेंगे, उस ड्यूरेशन में जो भी पैसा आया होगा या उस ड्यूरेशन में जो भी पैसा पेड हुआ होगा, उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्लियर? समझ आ रहा है बात? अब देखो, ऐसा हो सकता है कि तुम अब रिसीट और पेमेंट प्रिपेयर कर रहे हो 2023 का, लेकिन 2022 में जो पैसा था वो अभी 2022 का कुछ अमाउंट था वो आके 2023 में मिला, तो इसमें रिकॉर्ड करोगे कि नहीं? नहीं समझ। 2023 का रिसीट पेमेंट बना रहे, कब का बना रहे? 2023 का, 2023 का रिसीट पेमेंट अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज कि 2022 का कुछ अमाउंट ड्यूज था जो हमें 2023 में मिला, तो क्या वो अमाउंट हम रिकॉर्ड करेंगे? हाँ यार, करेंगे। क्यों करेंगे? आपको ये देखना ही नहीं है कि वो पैसा कब का है, पिछले साल का है, 10 साल पहले का है, 5 साल पहले का है, 2 साल बाद का है, इसको देखने की जरूरत नहीं है, पैसा कब आया। इफ यू आर प्रिपेयरिंग रिसीट एंड पेमेंट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2023, इसका मतलब 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक जो भी अमाउंट रिसीव्ड या पेड हुआ होगा, जो भी अमाउंट, जब कभी का भी अमाउंट इस ड्यूरेशन में रिसीव्ड या पेड हुआ होगा, वो आप रिसीट और पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। इज दैट क्लियर? तो नेचर ध्यान में नहीं रखना है, किस ईयर से रिलेट कर रहा है ये भी मैटर नहीं कर रहा है। मैटर ये करेगा कि वो कैश में आना चाहिए, कैश में पेड होना चाहिए उस ड्यूरेशन में जिस ड्यूरेशन का हम बना रहे हैं। बनाते वक्त जब आप शुरू करोगे ना, तो स्टार्ट में आपको ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस लिखना होगा। क्या लिखना होगा? ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। और जब आप स्टेटमेंट को एंड करोगे तो क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस पे ये स्टेटमेंट खत्म। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? पहले इन सबका एक फोटो ले लो ताकि आप लोग नोट कर सको क्विकली। हम लोग शुरू शुरू से आते हैं, ठीक है ना? ये एनपीओ का डेफिनेशन हो गया, हो गया।
हो गया? नहीं हुआ? नेक्स्ट। हो गया? हाँ। कभी कॉन्सेप्ट ले लो, हम डिस्कस करेंगे। सब्सक्रिप्शन का मीनिंग सिर्फ बताएंगे। हो गया? चलो ये क्वेश्चन ले लो। एक सेकंड, ये क्वेश्चन लेने के लिए क्लियर आ जाएगा क्वेश्चन? आ जाएगा। इस क्वेश्चन में ना दोनों अकाउंट बनाना है, ठीक है ना? रिसिट और पेमेंट अकाउंट भी, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का हम लोग रिसिट और पेमेंट अकाउंट भी देखेंगे एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी देखेंगे। तो आज सिर्फ एक अकाउंट देखेंगे और उस एक अकाउंट पे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको बनाने के लिए मिलेगा। कौन सा अकाउंट देखेंगे? रिसिट एंड पेमेंट। चलो, हाँ तो अब आ जाए कौन सा अकाउंट हम लोग पहले सीखेंगे। वी हैव डिस्कस्ड द फॉर्मेट ऑफ, हम लोगों ने रिसीट और पेमेंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया ना, तो अभी हम लोग क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करेंगे रिसीट और पेमेंट अकाउंट, ठीक है? तो जो हम रिसीट और पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले ये बात आपको पता होना चाहिए कि रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाते वक्त कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने। रिसीट और पेमेंट का फॉर्मेट कैसा? दिस इज योर फॉर्मेट। लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड ऊपर में क्या लिखा हुआ है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, और ड्यूरेशन का नाम। अब जैसे इस क्वेश्चन में 31 मार्च 2008 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको कट करके क्या कर लेंगे? 31 मार्च 2008। डेट क्या है? 31 मार्च 2008। क्लियर है? रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाते वक्त स्टार्ट करेंगे कैश और बैंक बैलेंस। कहां से स्टार्ट करेंगे? कैश और बैंक बैलेंस बोलना है साथ साथ, ठीक है ना? कहां से स्टार्ट करेंगे? क्या लेंगे स्टार्ट में? कैश एंड बैंक बैलेंस। तो जब भी आप किसी भी अकाउंट में बैलेंस लिखोगे ना, तो सबसे पहला सवाल राइज होगा कि डेबिट में लिखोगे कि क्रेडिट में लिखोगे। इफ इट इज कैश, अगर कैश अकाउंट है तो हमेशा किधर जाएगा? लेकिन अगर बैंक बैलेंस है, तो अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो डेबिट में जाएगा। नेगेटिव बैलेंस जिसको हम लोग ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, अगर ओवरड्राफ्ट है तो किधर जाएगा? समझ गए? ओपनिंग बैलेंस कैश का ऑलवेज डेबिट होगा, बैंक का डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अगर ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट में जाएगा, अदरवाइज डेबिट। इज दैट क्लियर? ना, अब इस क्वेश्चन में देखें। अच्छा, ओपनिंग स्टार्ट कहां से करेंगे? जहां से स्टार्ट करेंगे वहां से एंड भी होगा। मतलब कैश और बैंक के बैलेंस से स्टार्ट होगा तो कैश और बैंक का बैलेंस निकल के खत्म भी होगा। कौन सा अकाउंट? रिसीट और पेमेंट। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब हम रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस अलग अलग दिया हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कैश और बैंक बैलेंस मिला करके दिया है, मर्ज्ड इंफॉर्मेशन।
तो खैर अगर अलग अलग दिया हुआ है तो हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डैश देंगे कैश डैश देंगे बैंक। लेकिन अगर एक साथ दिया हुआ तो सिर्फ लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश एंड बैंक दोनों। इज दैट क्लियर? दैट विल डिपेंड ऑन क्वेश्चन। एंड द लास्ट पॉइंट इज जो हमें ध्यान में रखना है, कौन सा बेसिस फॉलो करते हैं रिसीट और पेमेंट बनाते वक्त, कौन सा बेसिस फॉलो करते हैं? क्या फॉलो करते हैं? कैश बेसिस। पैसा आ रहा है, हाँ लिखो। पैसा जा रहा है, हाँ लिखो। पैसा नहीं आया मत। पैसा नहीं पेड किया मत। सिंपल। जिस ड्यूरेशन का बना रहे हो उस ड्यूरेशन में पेमेंट आया, इसमें जाए। उस ड्यूरेशन का पेमेंट, उस ड्यूरेशन में पेमेंट नहीं किया गया, नहीं, तो जो भी आउटस्टैंडिंग और ड्यूज अमाउंट है वो इसमें रिकॉर्ड होगा क्या? नहीं ना होगा। अब हम लोग क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन शेयर कर दो ना, उस क्वेश्चन को सबके पास ग्रुप में शेयर कर दिए। क्वेश्चन क्वेश्चन देखो आया होगा, रिसीट और पेमेंट का क्वेश्चन निकाल लो। विक्रम तुम पैदल आते हो? उसके साथ आते हो पैदल? अच्छा साइकिल। हो गया क्या क्वेश्चन है? ओपन कर लो, ठीक है ना, और साथ साथ सॉल्व करते चलो। और ऐसा ही क्वेश्चन एक दो और प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, प्रैक्टिस करके लाना। कल हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिसीट पेमेंट डिस्कस कर लिया, इनकम एक्सपेंडिचर डिस्कस कर लेंगे, बैलेंस शीट डिस्कस कर लेंगे। और कल के क्लास में हम लोग रिसीट और पेमेंट के अलावा जो इंपॉर्टेंट टर्म्स एनपीओ में यूज होते हैं ना, उन इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो कल का भी थ्योरी क्लास जो है, रिसीट्स रुपीस, पेमेंट्स रुपीस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार्ट में ओपनिंग ऑफ बैलेंस लिखा जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस किधर लिखेंगे? टू बैलेंस बी ऑब्लिक डी। ओपनिंग बैलेंस लिखने के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? ब्रॉट डाउन, ठीक है। कैश का बैलेंस दिया हुआ है, देखो एक साथ दिया हुआ ना, एक साथ दिया हुआ ना। ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ, क्लोजिंग भी दिया हुआ है ना। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में चला गया, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में लिख लो सबसे नीचे से। बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 35। इज दैट क्लियर? तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंस दिया रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, सिर्फ ओपनिंग रहेगा क्लोजिंग नहीं रहेगा, क्लोजिंग निकालना है। यहाँ पे दोनों दे दिए, नो प्रॉब्लम, लिख लेंगे। ओपनिंग के लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग के लिए बाई बैलेंस। हो गया। अब देखो, आ जाओ नेक्स्ट टर्म पढ़ो क्या है, क्या लिखा है, पढ़ो क्वेश्चन। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिखा हुआ है, तो रिसीट है ना, पैसा आया है ना, रिसीट साइड में लिखोगे टू सब्सक्रिप्शन। कब कब का आया है? 2006-7। और कब का आया है? 2007-8। 6-7 का कितना है? 1000। 7-8 का कितना है? और भी कोई सब्सक्रिप्शन आया क्या? ड्यू बोल रहा है लेकिन रिसीव तो नहीं ना हुआ, तो हम लिखेंगे कैश में? लिखेंगे क्या रिसीव पेमेंट में? जो सब्सक्रिप्शन मिला ही नहीं वो लिखेंगे क्या? जो आया वही लिखेंगे, जो नहीं आया वो नहीं लिखेंगे। इस ईयर में जो भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आया वो भी लिख दिया। तो दैट क्लियर? अब सवाल आ रहा होगा कि सर सब्सक्रिप्शन क्या है? तो एनपीओ को चलाने के लिए ना, जो मेंबर्स होते हैं वो एक रेगुलर अमाउंट पेड करते हैं। इस रेगुलर अमाउंट को क्या बोला जाता है? सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? आगे चले। सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर, ये तो नहीं जाएगा। रिसीट फ्रॉम रूम हायरिंग, ये भी पैसा मिला है, कहां से आया है? रूम हायरिंग से, मतलब रूम भाड़ा पे लगाए थे उससे पैसा। रिसीट्स फ्रॉम रूम हायरिंग कितना अमाउंट है? 500। उसके बाद अगला टर्म पढ़ो, टेनिस कोर्ट रिसीट, ये भी पैसा आया है। टेनिस कोर्ट
रिसीट्स कितना अमाउंट आया है 3,000। उसके बाद कुछ रिफ्रेशमेंट रूम रिसीट्स, यहाँ पे भी पैसा आया है टू रिफ्रेशमेंट रूम रिसीट्स, कितना अमाउंट है 6250। उसके बाद है सैलरीज पेड पर मंथ, 12 महीने के लिए सैलरीज पेड हुआ है अप टू 29 फरवरी 2008। तो सैलरीज पेड 1200 के हिसाब से 12 महीने का, 200 के हिसाब से 12 महीने का पेड हुआ ना। हाँ, क्योंकि एक महीना देंगे 22 सैलरीज, कितना अमाउंट 2400। कहोगे सर एक महीने का तो नहीं पेड हुआ, इस साल के एक महीने का पेमेंट नहीं हुआ है, बट लास्ट ईयर के मार्च का पेमेंट इसमें आया, तभी ना 12 हुआ। अगर मार्च का इस महीने, इस ईयर मार्च का पेमेंट अगर मान लो नहीं हुआ, सपोज करो फरवरी तक का ही पेमेंट हुआ, तो क्या फरवरी तक 12 महीना पूरा जाता है अप्रैल से? इसका मतलब मार्च वाला पेमेंट कब हुआ होगा? अप्रैल में। हमें तो पता है ना, जिस ड्यूरेशन का बना रहे हैं उस ड्यूरेशन में जो भी पेमेंट हुआ होगा, तो पिछले साल का 200 पेड हुआ वो भी लिखेंगे, और इस साल का 2200 पेड हुआ वो भी लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा 2400 अमाउंट इसी साल पेड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, रिपेयर्स बाय रिपेयर्स, कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट है 600। रिपेयर्स के बाद अगला टर्म क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी पेमेंट है, कितना अमाउंट 1500। और कुछ कह रहा है क्या इसमें? कह रहा है पेमेंट हुआ है 1500, जिसमें से 300 पिछले साल का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेमेंट तो इसी साल हुआ ना, 1500 पूरा लिखे यहाँ पर होता ही। नेक्स्ट, रिपेयर्स कितना पेड हुआ है, रिपेयर्स तो हो गया ना। पेड फॉर परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट कितना रुपए, 4250, सही है। वेजेस कितना पेड हुआ है, कितना 3400। गैस एंड फ्यूल कितना पेड हुआ है, और क्या पेड हुआ, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितना पेड हुआ है 3000 बाई रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 3000। और अमाउंट ड्यू फॉर सप्लायर, अमाउंट ड्यू टू सप्लायर, पैसा देना है सप्लायर्स को, दिया नहीं ना, देना है, दिया नहीं है तो जाएगा क्या यार, नहीं जाएगा। बैलेंस करो, बैलेंस कर लो। डेबिट में 21,350 आ रहा है, क्रेडिट में क्रेडिट सेट कितना आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल निकालिए ना तुम लोग, सही है। हाँ डेबिट वाला सही, क्रेडिट वाला अमाउंट सारा मिला लो तो, ओपनिंग कैश एंड बैंक 900 है, क्लोजिंग 3500, सब्सक्रिप्शन मिला है 1000 प्लस 9000 10,000, ठीक है।
सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव 1500, रिसीव फ्रॉम हायरिंग, रिसीव फ्रॉम रूम हायरिंग 500 है। रिसीव फ्रॉम रूम हायरिंग का अमाउंट देखो, चुप 500 है ना, 500 है ना। रिसीव फ्रॉम रूम हायरिंग नहीं दिखा। देखो जब बैलेंस दिया हुआ है ना, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों, तो दोनों साइड बराबर आना चाहिए। लेकिन अगर बैलेंस नहीं दिया हुआ है तब बैलेंस अमाउंट आपको निकाल के लिखना पड़ेगा। यहाँ पर तो दिया हुआ है ना, तो इसलिए इक्वल आना चाहिए। देखो आ रहा है दोनों साइड इक्वल। हाँ जी, कितना आया? 20,650। तो रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए पहले फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। डेबिट साइड रिसीट्स, क्रेडिट साइड पेमेंट्स। पैसा आया तो डेबिट साइड, पैसा पेड किया तो क्रेडिट साइड। स्टार्ट करेंगे तो कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। जो भी अमाउंट करंट ईयर में रिसीव हुआ होगा उन सबको डेबिट साइड लिखोगे, और जितना भी अमाउंट पेड किया होगा उन सबको क्रेडिट साइड लिखोगे। स्टार्ट करोगे ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस से और क्लोज भी करोगे कैश और बैंक बैलेंस पे ही। कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, बट बैंक का डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो क्वेश्चन पे ध्यान दें। इज दैट क्लियर? अगर पहले से कैश बुक का बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है तो दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। और अगर सिर्फ ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो रिसीट और पेमेंट अकाउंट को बैलेंस करके आपका क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। कौन सा बैलेंस निकलेगा? क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। मतलब पॉइंट हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर ये 3500 जो यहाँ पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया रहता ना तो तुम इसको बैलेंस करके निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? बैलेंसिंग फिगर से। तो कैश और बैंक का 3500 रुपये पहले से दिया होगा। इज दैट क्लियर? सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा। चलो तुम लोग के बुक में होगा रिसीट पेमेंट का, ठीक है? वो वाला ना इंग्लिश वाला पूरा मिक्स है ना इसमें। छोटा छोटा क्वेश्चन एक बार में अपना कर लेते हैं, ज्यादा इम्पोर्टेंट। इनकम एक्सपेंडिचर नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 14। तीन क्वेश्चन, 12 13 14 बन जाएगा। तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। कल सेम टाइम, कल सेम टाइम नहीं, कल 12:30, 12:30 में स्टार्ट कर देंगे। 12:15 12:20 तक आ जाओ, ठीक है?